जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। आइए शुरुआत करते हैं वर्ब का बहुत बेहतरीन चैप्टर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल वर्ब। तो जहां से हमने कल स्टॉप किया था वहीं से शुरुआत करेंगे, बिना किसी एड ब्रेक के, बिना किसी सस्पेंस एंड डाउट से। ओके, आइए शुरुआत करते हैं वर्ब। वर्ब में हम क्या पढ़ रहे थे? वर्ब में हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ओके, बीच में इसकी मत करिएगा, नहीं तो फ्लो ब्रेक हो जाता है, रिदम डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो उतना हमें कंटेंट सीखने को नहीं मिलता। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो कैसे लग रही है एक फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें और खुद को इंप्रूव करने का बेटा क्या मिलता है? मौका मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, हमने सीखा था उड़ के बारे में। उड़ हो चुका है, और टू हो चुका है, शुड हो चुका है, राइट। आइए आज हम चर्चा करते हैं यूज ऑफ मस्ट के बारे में। मस्ट का यूज कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं, राइट। यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। देखिए, मस्ट का यूज किस किस सेंस में किया जाता है आइए पहले देखते हैं। मस्ट का मतलब होता क्या है? ओके, मस्ट एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज 3 सिचुएशन में किया जाता है। मस्ट एक मॉडल वर्ब होता है जिसका यूज 3 सिचुएशन में किया जाता है। पहला यूज किया जाता है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। मस्ट का यूज नेसेसिटी के सेंस में किया जाता है। दूसरा, मस्ट का यूज ऑब्लिगेशन के सेंस में किया जाता है। तीसरा, मस्ट का यूज एजम्पशन के सेंस में किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चों को इन तीनों की हिंदी भी नहीं पता होगी, तो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, तो इन तीनों की हम हिंदी बता देते हैं। नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, ओके। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मजबूरी, और एजम्पशन का मतलब होता है अनुमान। इन तीनों सिचुएशन में मस्ट का यूज किया जाता है। तो आइए जो हमने सीखा है हिंदी में उसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। और हाँ, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश को जितना ज्यादा आप इंग्लिश में सीखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। एफर्ट ज्यादा का मतलब कि भाई सिंपल सा है, जिस ट्रैक पे हम चलते आ रहे हैं अचानक उस ट्रैक को बदलना पड़े तो दिक्कत तो होगी ना, कि आप बदलने का प्रयास करिए। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश का तैयारी जरूर कर रहे होते हैं, इंग्लिश का एग्जाम भी देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब भी नहीं निकाल पाते। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलनी होगी, हमें अपने टारगेट को नहीं बदलना है, हमें अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है, हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है ना। हमने देखा है कि बच्चा क्विट कर देता है, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है वो एग्जाम ही क्विट करता है। ये तरीका गलत है भाई। इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है और इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, राइट। तो इससे भागिए मत ना, अपने सीखने के तौर तरीके को बदलिए, और एक बार अगर इसकी लत लग गई तो यू विल फॉल इन लव विद इट। आपको इससे प्यार हो जाएगा भाई। इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, राइट। तो इसे अपनी मजबूती बनाइए, ओके। मेक इट योर स्ट्रेंथ, नॉट इट्स वीकनेस। इसे क्या है, इसे अपनी मजबूती बनाइए, इसे अपनी कमजोरी मत बनाइए ना, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। मस्ट का यूज किन किस सिचुएशन में किया जाता है आइए देख लेते हैं। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, must is used to express necessity. Necessity. Must is used to express necessity, obligation, and assumption, right? And assumption. क्या लिखा हुआ है? मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड assumption। इन 3 सिचुएशन में मस्ट का यूज किया जाता है। एक बार फिर समझते हैं। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मजबूरी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है उम्मीद, ओके, अपेक्षा या संभावना या अनुमान। क्लियर है? इन 3 सिचुएशन में हम मस्ट का यूज करते हैं। आइए तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम कहें एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। चीजों को जितने ज्यादा आप एग्जांपल से सीखोगे उतना आपको समझ में आएगा। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। और सीखते समय हमेशा पेन और कॉपी लेकर बैठिए।
अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है? अप्रोच एक वर्ब होता है। अप्रोच का मतलब होता है समीप आना, पास आना। इंग्लिश में कहते हैं टू कम क्लोज। ओके, इसे कहा जाता है अप्रोचिंग। तो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग का मतलब है एग्जाम करीब आ रहे हैं, एग्जाम पास आ रहा है। तो जब एग्जाम करीब आ रहा होता है तो आपको अपनी तैयारी को जोरों शोरों पे बढ़ाना चाहिए था ना। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा? एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यू मस्ट वर्क हार्ड। अभी तक तो आप हार्ड वर्क कर रहे थे, अब हार्ड से काम नहीं चलेगा, अब आपको हार्डर वर्क करना होगा, अब आपको और काम करना होगा। अभी तक आप 6 घंटे पढ़ते थे, अब आपको 10 घंटा पढ़ना होगा, 8 घंटा पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम क्या आ रहा है? एग्जाम पास आ रहा है। तो क्या है? एक नेसेसिटी बन चुकी है ना। ये क्या है? एक जरूरत है भाई। ये क्या है? एक नेसेसिटी है। बातें समझ में आ रही हैं? तो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यू मस्ट वर्क हार्डर। अब आपको और ज्यादा प्रयास करना होगा। ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? ये आपके नेसेसिटी को शो कर रहा है। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेसेसिटी क्या होता है समझ में आया ना। नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट यूज करते हैं। दूसरा क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? मजबूरी, कि एक काम आपको करना ही होगा भाई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। जैसे हम कहें my train is scheduled at 7 a.m. My train is scheduled at 7 a.m. I must get up at 5. क्या लिखा हुआ है? My train is scheduled at 7 a.m. I must get up at 5. मेरी ट्रेन शेड्यूल कब है? मेरी ट्रेन शेड्यूल्ड है 7 बजे की और मुझे 5 बजे उठना ही होगा। अब देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, हाँ, एग्जाम की तैयारी करते समय आपके पास ऑप्शन है, आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आपको 5 बजे उठना ही होगा। अगर आप 5 बजे नहीं उठते तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी भाई। उठिए, नहाइए धोइए, सामान पैक करिए और स्टेशन जाइए, ऑटो पकड़िए। तो आपको 5 बजे उठना ही होगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है? ये आपकी मजबूरी है भाई। नींद आपको कितनी भी लगी हो, आपको 5 बजे उठना ही होगा क्योंकि आपको ट्रेन पकड़ना है ना। बातें समझ में आ रही हैं? तो दूसरा जो सेंटेंस है ए ऑब्लिगेशन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ए ऑब्लिगेशन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ए आपकी मजबूरी बता रहा है कि आपको 5 बजे उठना ही होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तीसरा क्या एग्जांपल है? तीसरा एग्जांपल है कि जो मस्ट होता है ए आपके एजम्पशन को भी बताता है। एजम्पशन का मतलब होता है संभावना। राइट, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। ओके, एग्जांपल देखिए। जैसे हम कहें whenever she looks at me, whenever she looks at me, she smiles. Alright, whenever she looks at me, she smiles. I think she must have something for me. अब देखिए बहुत प्यारा एग्जांपल है। Whenever she looks at me, she smiles. Okay, she smiles. क्लियर है? I think she must have something for me. इसका मतलब समझिए, जब कभी भी वो मेरी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, मुझे लगता है उसके मन में मेरे प्रति जरूर कुछ ना कुछ है। समझिए पहले। ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल है। Whenever she looks at me,
whenever she looks at me she smiles, I think she must have something for me. ओके, जब कभी भी वो मेरी तरफ देखती है वो मुस्कुराती है, इसका मतलब है कि उसके मन में मेरे प्रति जरूर कुछ ना कुछ है। तो क्या है, ये आपका एजम्पशन शो कर रहा है भाई, ये क्या है, ये आपका एजम्पशन शो कर रहा है, एक अनुमान शो, आप अनुमान लगा रहे हो ना, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये क्या है, अनुमान। चीजें समझ में आ रही हैं? तो इन तीन सिनेरियो में मस्ट का यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, नेसेसिटी को बताने के लिए, एजम्पशन को बताने के लिए और ऑब्लिगेशन को बताने के लिए। राइट, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इनके बेसिस पे एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं एक दो उसको देखेंगे, फिर हम आगे आपको लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे she has scored good marks in English. She has scored good marks in English. All right, C dot hard in अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है मस्ट वर्क, दूसरा है मस्ट बी वर्क, तीसरा है मस्ट हैव वर्क, चौथा है मस्ट बी वर्क। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इस फिलर को आपको फिल करना है। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझिए तो दिमाग क्या है, तो अपने आप आपको आंसर निकल जाएगा। क्या कह रहा है, सी हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इंग्लिश, उसके अंग्रेजी में अच्छे नंबर आए हैं। ध्यान दीजिए ये रिजल्ट है, चीजों को समझिए। अच्छे नंबर आपके कब आते हैं, जब आपने पढ़ाई कर ली होती है ना, किसी चीज में आप टॉप करते हो, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपकी जॉब लगती है। एक काम कब होता है, जब बैक ड्रॉप में कोई एक्शन हो चुका होता है ना, जब पीछे कोई एक्शन हो चुका होता है, उसका रिजल्ट होता है अच्छे नंबर आना या अच्छे नंबर ना आना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, हमने कहा कि जब मॉडल्स के साथ आप क्या करोगे, वर्क की बेस फॉर्म लगाओगे, तो ये आपके फ्यूचर क्यों ले जाएगा। जैसे कि सी इज गेटिंग लेट, उसे देर हो रही है, सी मस्ट हरी, उसे जल्दी करनी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसे देर हो रही है, अब उसके बाद वो जल्दीबाजी करेगा ना। तो जब मॉडल वर्क के साथ जब आप बेस फॉर्म लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में ले जाता है। तो ए, अब यहाँ पे फ्यूचर की बात तो हो नहीं रही है, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन थ्योरी, जो नहीं हो सकता उसको आप काट दीजिए। ओके, अब देखिए ए मस्ट बी वर्किंग नहीं होगा। अब मस्ट बी वर्किंग क्यों नहीं हो सकता, ये समझा देते हैं। अगर मैं कहूंगा सी इज नॉट पिकिंग माई फोन अप, सी मस्ट बी ड्राइविंग। ओके, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, जरूर गाड़ी चला रही होगी। तो जब आप बोल रहे हो दूसरा एक्शन वहां पे कंटिन्यू है कि नहीं, तो जब दूसरा एक्शन कंटिन्यू होता है तो उसे कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हो। अब यहाँ पे आप कंटिन्यूअस टेंस के साथ आप नेसेसिटी भी बता रहे हो कि वो गाड़ी जरूर चला रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मस्ट बी वर्किंग आ जाएगा, इसका मस्ट बी ड्राइविंग आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये भी नहीं हो सकता भाई, वो अभी पढ़ी। अगर मैं कहूँ सी मस्ट बी वर्किंग हार्ड, तो जब वो अभी पढ़ ही रही है तो उस पर अच्छे नंबर कैसे आ जाएंगे भाई, पढ़ने के बाद नंबर अच्छे आते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, सी मस्ट बी वर्किंग भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए सी मस्ट हैव वर्क्ड, ये सही है कि उसने कड़ी मेहनत की होगी भाई, उसने जरूर कड़ी मेहनत की होगी, इसलिए इंग्लिश में उसके नंबर अच्छे आए हैं। तो आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। अब ए क्यों गलत हुआ, ए पैसिव वॉइस है भाई। मॉडल्स के साथ जब बी वर्क की बी फॉर्म, जब मॉडल्स के साथ आप बी लगाते हो और वर्क की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो पैसिव वॉइस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात हो नहीं रही है कि यहाँ पे साफ साफ सी दिया हुआ है। तो इसी तरह से हमारे क्या होते हैं,
ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तीनों क्या होते हैं, कट जाते हैं और यहां पे तीसरा हमारा क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ओके, आई होप चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर मैं कहूं रौनक रौनक ड्राइव्स recklessly. So Ronak drives recklessly. He must have met with an accident one day. राइट, क्या लिखा हुआ है, रौनक ड्राइव्स रेकलेसली, ही मस्ट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट वन डे। अब यहां पे देखिए मस्ट से लेकर के हमने मेट तक हमने डॉट कर दिया है। मतलब आपको क्या है, अब आपको हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ओके, इसको इंप्रूव करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है, मस्ट मीट विद। क्या है पहला है मस्ट मीट विद, बातें समझ में आई। दूसरा क्या है, मस्ट बी मीटिंग विद, ये आपका दूसरा है, बातें समझ में आ रही हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है मस्ट बी मैट, ये क्या है, तीसरा है। ऑलराइट, विद मत लगाइए, यहां पे विद नहीं है, विद को हटाइए। और यहां पे बस, ठीक है। अब देखिए, और चौथा क्या है, चौथा है आपका नो इंप्रूवमेंट। चौथा है नो इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को आराम से पढ़िए, आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। रौनक ड्राइव्स रेकलेसली, रौनक बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाता है। अब देखिए, रौनक लापरवाही से गाड़ी चलाता है, इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर उसका कभी ना कभी एक्सीडेंट हो सकता है ना। अभी नहीं हुआ है लेकिन आगे कभी ना कभी हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब चीजें फ्यूचर में जा रही हैं तो मस्ट बी मीटिंग गलत हो जाएगा। राइट, मस्ट बी मेट पैसिव वॉइस में है, गलत हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट सवाल ही नहीं उठता, आपका ए पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को अपनी समझ के बेसिस पे आप आंसर को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। आई होप जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मस्ट हैव मेट गलत हो जाएगा, आपको सिंपली मस्ट मीट का यूज करना होगा। इतना क्लियर है। तो ऐसे ही बेसिस पे मॉडल्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चीजों को समझ के करेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। राइट, आइए, मस्ट का यूज आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे चलते हैं। तो क्या हो गया, कैन हमने पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, राइट, मे पढ़ लिया, माइट पढ़ लिया, राइट, वुड पढ़ लिया, शुड पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, राइट। अब ऑट टू बी हो गया है, मस्ट बी। अब 2 मॉडल्स बचे हैं, यूज ऑफ विल और शैल। आइए इनको देख लेते हैं। विल और शैल, विल एंड शैल। आइए देखते हैं, ठीक है, विल और शैल का यूज कहां किया जाता है। ये जो मॉडल वर्ब है विल और शैल, इनका यूज किया जाता है फ्यूचर को शो करने के लिए। फ्यूचर का मतलब जो लैकलीहुड होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, उनको शो करने के लिए यूज किया जाता है। आइए देख लेते हैं। हम कह सकते हैं विल एंड शैल
will and shall are used to express future. राइट, विल एंड शैल आर यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर। विल और शैल का यूज फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर? अब विल का यूज कहां होता है, शैल का यूज कहां होता है, आइए समझ लेते हैं। ओके, विल इज यूज्ड नॉर्मली, will is used with second person and third person and shall is used with फर्स्ट पर्सन। आइए क्या लिखा है समझाते हैं। विल एंड शैल आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर। विल और शैल का यूज किया जाता है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। यहां तक बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। फिर क्या है, नॉर्मली विल इज यूज्ड विद सेकंड पर्सन एंड ओके थर्ड पर्सन। ओके हाँ, विल इज यूज्ड विद सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन। इसको हिंदी में समझाते हैं। विल का यूज सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है और शैल का यूज आप फर्स्ट पर्सन के साथ करते हो। आइए एग्जांपल देखेंगे तो और हम समझा पाएंगे आपको। ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं। हाँ, इन सारे जो आपके नोट्स हम लिखवाते हैं इसको जरूर नोट डाउन कर लिया करिए। राइट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और एग्जाम को क्रैक करने में ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। राइट, आइए these concepts must help you in cracking the exam. Okay, just write down them. Okay, इन्हें आप लिख लिया करिए। जैसे हम कहें हैं, you will win the game. You will win the game. He will not attend the class today. He will not attend the class today. Okay, I shall help you. ये बातें समझ में आई कि यू है सेकंड पर्सन तो विल आ गया है, ही है थर्ड पर्सन क्या विल आ गया है, आई है फर्स्ट पर्सन क्या आ गया है शैल आ गया है। लेकिन एक चीज आपके मन में उठेगी, एक डाउट आपके मन में उठेगा, क्या हम आई के साथ विल का यूज नहीं कर सकते? क्या हम लिखें आई विल हेल्प यू तो रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, वो भी सही होगा और बिल्कुल सही होगा। अब दोनों में डिफरेंस है, आई शैल हेल्प यू और आई विल हेल्प यू में एक स्लाइट डिफरेंस है। आइए उस डिफरेंस को समझते हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि आई विल हेल्प यू सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अगर मैं देखूं आई विल हेल्प यू, सेंटेंस आपका बिल्कुल आपका ए भी सही है और क्या है आपका ए भी सही है। अब हमें ये समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जब आई के साथ आप शैल लगाते हो तो ए सिंपली आपको फ्यूचर बताता है। यहां पे ए आपको मैं आपकी है, अगर मैं कहूं आई शैल हेल्प यू तो मैं आपकी सहायता करूंगा, तो सिंपली ए फ्यूचर बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपकी सहायता ही करूं। लेकिन जब आई के साथ आप शैल नहीं विल लगाते हो तो यहाँ पे फ्यूचर के साथ साथ हमारी जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो इरादा है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब कभी भी आप आई के साथ विल लगाते हो ना तो वहां पे फ्यूचर के साथ श्योरिटी भी आ जाती है। ध्यान दीजिए, जब आई के साथ आप क्या लगाते हो, जब आई के साथ आप विल का यूज करते हो तो फ्यूचर तो आता ही है, फ्यूचर के साथ साथ श्योरिटी भी आती है। मतलब आई हेल्प करेगा ऐसा उसे कहना है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही है। इसका मतलब है कि मैं आपकी सहायता करूंगा और दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब है आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। बातें समझ में आई तो हमेशा याद रखिए कि हम सेकंड पर्सन और हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी
सेल का विल का यूज कर सकते हैं, हल्का सा मीनिंग हल्का सा मीनिंग चेंज हो जाता है, उसमें फ्यूचर के साथ साथ सियोरिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। ओके आइए, हाँ लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस की बात आए, आइए और समझाते हैं। इन निगेटिव सेंटेंस लेकिन हाँ पहले हिंदी समझ लीजिए, पहले हिंदी में हम समझा देते हैं, बाद में आपको इंग्लिश में लिखवा देंगे। देखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो या जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आप आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ओके, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है या निगेटिव सेंटेंस हो, आई विल हेल्प यू ये भी सही है, आई विल नॉट हेल्प यू ये भी सही है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप आई के साथ विल नहीं लगा सकते। हम नहीं लगा सकते विल आई हेल्प यू, सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा शैल आई हेल्प यू। ऐसा क्यों होता है आइए समझा देते हैं। देखो हमने कहा था जब आई के साथ आप विल लगाते हो तो एक कहीं ना कहीं सियोरिटी को बताता है, एक कहीं ना कहीं बताता है डिटर्मिनेशन को। अब देखिए जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो क्या बताइए हम श्योर होते हैं? अगर मुझे बाय द वे जाना है फाफामो और मुझे वहां का रास्ता नहीं पता है, तो मुझे रास्ता नहीं पता है हम तभी तो पूछेंगे ना कि भैया क्या यह रास्ता फाफामो जाएगा। अब क्या यह रास्ता फाफामो जाएगा हम कब पूछते हैं? जब हमें वह रास्ता नहीं पता होता। तो जब आप क्वेश्चन करते हो, जब चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव, ओके, इन दोनों को ही कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे तब यूज किया जाता है जब स्पीकर श्योर नहीं होता ना। भाई प्रश्न आप कब पूछोगे? जब आप श्योर नहीं होते। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, वहां पर हम विल का यूज नहीं करते, वहां पे शैल का यूज किया जाता है। इसको लिखवा देते हैं। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, in interrogative sentences we use shall not will, right? not will होगा भाई, not will। क्या लिखा है? इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज शैल नॉट विल। प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के साथ हम शैल का यूज करते हैं, हम विल का यूज नहीं करते। बातें समझ में आई? आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहें शैल आई विल आई हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम। विल आई हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम, ये सेंटेंस गलत हो गया भाई। क्या तुम्हारी समस्या में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा? ओके, तो यहां पे आप विल नहीं लगा सकते, आपको शैल लगाना होगा। ओके, आपका सेंटेंस होगा शैल आई हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम, राइट? ये आपका सेंटेंस सही हो जाए। तो बातें समझ में आ रही हैं। शैल का यूज आप फर्स्ट पर्सन के साथ करोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके, और ध्यान दीजिए शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है जब यह परमिशन या रिक्वेस्ट को बताता है। आइए देख लेते हैं, राइट? ओके, आइए जैसे मुझे कहना हो क्या मैं, देखो यहां पे फ्यूचर की बात आ गई, लेकिन जब आप सामने वाले से परमिशन मांगते हो, जब आप स्पीकर सामने वाले से परमिशन मांगता है या रिक्वेस्ट करता है, तो वहां पे भी आप शैल का यूज करोगे, वहां आप विल का यूज नहीं करोगे। जैसे हम कहें क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेके आऊं, तो यहां पे आप सामने वाले से परमिशन चाह रहे हो ना। अगर सामने वाला कहेगा तो आप लाओगे, नहीं कहेगा तो नहीं लाओगे। तो यहां भी शैल का यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ। आइए लिख देते हैं इसको। Shall is used. Shall is used
with first person to express permission and politeness, या रिक्वेस्ट बोल सकते हो, राइट? रिक्वेस्ट। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, shall is used with first person to express permission and request। अब यहां भी आप shall का यूज करेंगे, यहां भी will का यूज नहीं कर सकते। अगर मुझे कहना हो कि मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आऊं तो क्या लिखोगे, shall I bring you a glass of water। Shall I bring you a glass of water? सेंटेंस सही है, यहां पे आप will नहीं लगा सकते भाई। अगर मैं ऐसा लिखूं, will I bring a glass of water, यहां फॉर आ जाएगा, फॉर यू, सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। बिकॉज जब रिक्वेस्ट की बात आए या जब परमिशन की बात आए तो हमेशा याद रखिए आप शैल का ही यूज करोगे, आई के साथ विल का यूज नहीं करोगे। चीजें समझ में आ रही हैं? आइए और देख लेते हैं। शैल का यूज और एक सिचुएशन में किया जाता है। शैल का यूज किया जाता है ओके डिक्लेरेशन के लिए, फॉर्मल डिक्लेरेशन के लिए किया जाता है या लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए किया जाता है। आइए पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। ओके, शैल का यूज एक और सिचुएशन में किया जाएगा, पहले हम लिखवाएंगे और आपको एग्जांपल बताएंगे। एग्जाम्पल के बेसिस पे आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है? तो एक सिचुएशन में शैल का यूज हम और करते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। Shall is used to express, shall is used to express formal shall is used to express formal declaration and legal proceedings, legal proceedings। Shall is used to express formal declaration and legal proceedings। ओके, फॉर्मल डिक्लेरेशन की बात आए या लीगल ओके प्रोसीडिंग्स की बात आए तो वहां पर हम शैल का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते। अब इसको समझते हैं, फॉर्मल डिक्लेरेशन क्या होगा या लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होगा। एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूं द कोर्ट शैल हियर द केस टुमारो, ये सही सेंटेंस है। अगर मैं लिखूं द कोर्ट विल हियर द केस टुमारो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, कोर्ट मामले की सुनवाई कल करेगी। अब देखो ये बात फॉर्मली बताई जाती है ना, ये बात को जज आपसे तो नहीं कहेगा कि आपके पास आके कहे कि भैया एक काम करो आज खत्म करते हैं कल आके मिल लेना, ये गलत है भाई। ये चीजें सबको फॉर्मली बताई जाती है ना, ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये सबके लिए होता है। तो जो चीजें सबके लिए होता है किसी विशेष व्यक्ति से नहीं बताया जाता उसे कहा जाता है फॉर्मल डिक्लेरेशन या लीगल प्रोसीडिंग्स कहा जाता है उसे, राइट? तो अब देखो यहां पे हमेशा शैल आता है, यहां पे विल कभी नहीं आएगा।
हमेशा कहोगे द कोर्ट शैल हियर द केस टुमारो, ये सही है, द कोर्ट विल हियर द केस टुमारो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे एक नोटिस लिखा रहता है, आइए देख क्या लिखा रहता है, ये देख लेते हैं। उसमें लिखा रहता है द स्टूडेंट्स shall not open the booklet until they are asked so। अब देखिए ए सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहां पे आप विल का यूज नहीं कर सकते। क्या कह रहा है, यहां पे होगा कैंडिडेट्स, यहां पे लिखा रहता है कैंडिडेट्स, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है वो नहीं रह जाता स्टूडेंट्स, उसे कैंडिडेट्स कहा जाता है, राइट। क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स शैल नॉट ओपन द बुकलेट अंटिल दे आर आस्क्ड सो। कैंडिडेट्स बुकलेट नहीं खोलेंगे जब तक उनसे ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। तो ये बातें किसी विशेष कैंडिडेट से नहीं की जाती, ये बातें सबको बताई जाती है ना, ये नोटिस है, ये सबको बताया जाता है, किसी विशेष या किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट से ये बात नहीं कही जाती। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां भी आप शैल का यूज करोगे, यहां पे विल का यूज आप नहीं करोगे। अगर हम ऐसे लिख दें द कैंडिडेट्स विल नॉट ओपन द बुकलेट अंटिल दे आर आस्क्ड सो, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही है ना, ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और देख लेते हैं। अब देखिए शैल का यूज सब करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी, यू के साथ भी शैल आ जाता है और ही सी इट के साथ भी शैल आता है। वहां पे इनका जो मीनिंग होता है, इनका जो टोन होता है हल्का बदल जाता है। जब शैल का यूज आप करते हो सेकंड पर्सन के साथ, या जब शैल का यूज करते हो आप थर्ड पर्सन के साथ, तो वह एक प्रकार का डिटर्मिनेशन होता है, एक प्रकार का थ्रेट होता है, एक प्रकार का ऑब्लिगेशन होता है। ओके, तो ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, थ्रेट शो करने के लिए, या डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए आप सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, एक वर्ड हमने कहा डिटर्मिनेशन, इसका मतलब होता है इरादा, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मजबूरी। तो इन सब चीजों को शो करने के लिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज कर लिया जाता है। आइए इसको पहले लिखते हैं, फिर एग्जांपल से आपको समझाते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। Shall is used with second person and third person to express threat, promise, obligation and determination, राइट। क्या लिखा है, shall is used with second person and third person to express threat, promise, obligation and determination। shall का यूज हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शो करते हैं, मजबूरी शो करने के लिए, वादा शो करने के लिए, धमकी शो करने के लिए, और क्या करते हैं, और एक मजबूती या मजबूत इरादा शो करने के लिए। थर्ड मीन्स क्या होता है, धमकी होती है। प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, वादा होता है, इसका मतलब इरादा होता है, मजबूरी होती है। तो इन सबको शो करने के लिए हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट डाउन करिए। जो चीजें नहीं समझ में आता आप उसको लिखिए, राइट। समझे हैं,
हम दो को पहले विल लिखेंगे और फिर शैल लिखेंगे, दोनों में अंतर क्या है समझाएंगे, तो आप आराम से समझ पाओगे। समझ हैं, ही विल अटेंड द क्लास, he will attend the class, और यहां क्या लिखा हुआ है, he shall attend the class, he shall attend the class, right? he will attend the class, he shall attend the class, दोनों सही, पर दोनों क्या है, दोनों के मतलब एक नहीं, दोनों सेंटेंस बराबर नहीं है। जो ऊपर वाला है वो केवल फ्यूचर बता रहा है कि ही विल अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड करेगा, लेकिन यहां पे ही शैल अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करना पड़ेगा। यहां पे क्या है, फ्यूचर के साथ साथ उसे धमकाया भी जा रहा है, उसे मजबूर किया जा रहा है, उसे क्लास अटेंड करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फाइन लगा दूंगा मैं। तो यहां क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसे क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। यहां पे क्या है, धमकी, थ्रेट। बातें समझ में आ रही है ना, तो इसका मतलब उसे क्लास अटेंड करना पड़ेगा। जैसे हम कहें यू विल गो टू अटेंड द पार्टी, यू विल गो टू अटेंड द पार्टी, यू विल गो टू अटेंड द पार्टी, ओके। और यहां पे हम लिख सकते हैं यू शैल गो, you shall go to attend the party, right? यहां देखिए ए भी सही है और ए भी सही है। अब इसका मतलब देखिए, you will go to attend the party, आप पार्टी अटेंड करने जाओगे, सिंपल सा है, फ्यूचर की बात बता रहा है। लेकिन you shall go to attend the party का मतलब है कि आपको पार्टी अटेंड करने जाना ही पड़ेगा, मतलब आप जाओगे, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। भाई चीजें समझ में आ रही है ना, ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? जैसे एक सेंटेंस में एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आइए उसको देख लेते हैं। सेंटेंस क्या था, इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट कंप्लीट हिज टास्क टुडे इन टाइम, ही डॉट 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 be fired from the job। यहां फायर का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, एक्सपेल फ्रॉम द जॉब होता है, ठीक है। यहां पे फायर का मतलब आग लगाना नहीं है, यहां पे फायर का मतलब नौकरी से निकाल देना है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, विल है, शैल है, मे है, और यहां पे क्या है, वुड है। तो बिना समय गंवाए हम किस पे जाएंगे, हम शैल पे जाएंगे। यहां पे आप ना तो विल आएगा और ना ही मे आएगा और ना ही कुड आएगा। यहां पे क्या है, अब कहीं कि उसे धमकाया जा रहा है ना, यदि वह समय से काम खत्म नहीं करेगा तो ही शैल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहां क्या है, कहीं कि उसके लिए क्या है, थ्रेट है, उसके लिए चैलेंज है, उसके लिए क्या है, चुनौती है। बातें समझ में आ रही है ना, यहां साफ साफ कह रहा है कि ही, इफ ही, यहां पे इफ है, okay, if he does not complete his task today in time, he shall be fired from the job। इसका मतलब क्या है, यदि वह समय रहते काम को खत्म नहीं कर पाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, ओके। और ध्यान दीजिए, यहां फायर का मतलब है सैक या डिसमिस या एक्सपेल। हमने कहा ना, पेन को लेके बैठिए और बहुत सारे नए नए जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसे लिखते चलिए भाई, ओके। तो आपको एक नया वर्ड सीखने को मिला। फायर का मतलब यहाँ पे आग नहीं है, फायर का मतलब नौकरी से निकालना भी होता है। यहाँ पे जो मतलब फायर का होता है, सैक का मतलब ही नौकरी से निकालना होता है।
डिसमिस का मतलब भी वही होता है और एक्सपेल का मतलब भी वही होता है। इन सब का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। राइट, तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रही होगी, और जो चीजें आपको अच्छी लगी हो आप कमेंट जरूर करिएगा। क्लास कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। आपके जो फीडबैक होते हैं वो हमें एनर्जाइज करते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं। राइट, और हाँ, वीडियो को आप खुद भी देखिए और इसे आप क्या करिए, शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता भाई। ओके, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमें क्या होता है, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेके आ सके और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बना सकें। राइट, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। क्लास कैसी लगी आप फीडबैक जरूर दीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, और हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। बीच में क्या इसकी मत करिएगा, नहीं तो एक अच्छा कंटेंट आपको मैंने दिया है आप इसे क्या करेंगे, मिस कर देंगे। ठीक है, तो आप पूरा देखिए और बताइएगा जरूर कैसे लगी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल कुछ बेहतरीन टॉपिक्स और लेक्चर्स के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।